नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। बीपीएससी परीक्षा के लिए हम लगातार पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के आपसे पूछा जा रहा है बक्सर के युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था, है ना। तो ये 1764 की बैटल ऑफ बक्सर आप जानते होंगे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर जो नवाब्स के बीच में होती है। तो इसका जो फिर परिणाम आया, इसमें आप देखते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है ना, 1765 में। ये जो है आपका शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव इन सब के मध्य, ठीक। तो यहाँ पे इन इवेंट्स को डिटेल में देखते हुए चलिए। यहाँ पे हम डी विकल्प को चुन के आगे बढ़ेंगे। पांचों ऑप्शन देखते हुए चलेंगे हम। देखिए 73rd अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके माध्यम से 9th वाला पार्ट जो है पंचायत का, इसको ऐड किया गया था संविधान में, ठीक। तो इफेक्टिव कब से हुआ, है ना। तो अगले साल 1993 में 24 अप्रैल, है ना, जिसको आप पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उस दिन से ये लागू है, ठीक। तो डेट है 24 अप्रैल 1993। अगला है त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है। तो देखिए आपके फंडामेंटल राइट जो भाग 3 में दिए हुए हैं, आर्टिकल उसके अंदर जो 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसका ही एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में निकल के आया, राइट टू स्पीडी ट्रायल, है ना, त्वरित सुनवाई का अधिकार। किसी को मान लीजिए मतलब बंदी बनाया गया पुलिस के द्वारा या प्रशासन कह लीजिए, तो उसको स्पीडी ट्रायल, है ना, उसको जो एक जुडिशियल उसकी कार्रवाई शुरू होगी, है ना। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पीडी ट्रायल की जरूरत होती है, या इसके न होने की वजह से कई सारे केसेस ऐसे होते थे कि जिसमें सुनवाई ही नहीं हो रही, उसका केस ही नहीं दिखाया जा रहा, वो मतलब पुलिस की कस्टडी में उसके साथ बहुत सारी यातनाएं उसको झेलनी पड़ती थी। तो जैसे अभी इसीलिए फर्दर ये चीज़ें आगे हुई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से, कि जो जैसे उसको आप अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने आपको उसको प्रस्तुत करना होता है। तो ये सब इसी के संबंध में प्रोसीजर्स हैं। विकल्प हम चुनेंगे सी वाले को। आगे देखें घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, इसके तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है। तो जैसे घरेलू हिंसा में मोस्टली आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत सारी तरीके की यातनाएं होती हैं, रही हैं। उसी से बचाने के लिए उनको 2005 में ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है इसको बनाया गया। तो उसमें घरेलू हिंसा में जो आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, इकोनॉमिक अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़, है ना। सोशल अब्यूज़ जो है इस एक्ट के अंतर्गत एक जो टर्म है ये नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन जो है ये गलत क्लिक हो गया था मुझसे, पर यहाँ पे देख लीजिए ये ऑप्शन जो है ठीक है। देखिए कौन सा उस स्थान पर एक संक्रमण क्षेत्र बनाता है जहां नदी समुद्र के साथ मिलती है। तो देखिए होता क्या है, जैसे एग्जांपल लें, कोई फ्रेश वाटर रिवर आ रही है और कोई जो ये है ओशन है ना, वहाँ पे जाके उसमें मिलती है मोस्टली नदियाँ, आप देखते होंगे। तो क्या होता है, जहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे एस्चुरीज का निर्माण होता है। आप तमाम तरीके के एस्चुरीज का एग्जांपल जैसे पढ़ते हैं ना, तो होता क्या है, फ्रेश वाटर आता है तो यहाँ पे ऐसे एरियाज में ये ब्रैकिश वाटर का फिर निर्माण करता है, ठीक। तो ये एस्चुरी का यहाँ पे विकल्प हम जो है इसको चुनेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिल चुका है ना, तो इसके जो अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आप जरा ये बताएं किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको संवैधानिक जो बॉडी का दर्जा दिया गया। आगे देखिए कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके माध्यम से होता है, ठीक। तो डिफ्यूज़न की बात हो रही है। डिफ्यूज़न देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये नेट फ्लक्चुएशन होता है ना, किसी भी चीज़ का। जैसे मान लीजिए आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एटम, है ना, आयन मॉलिक्यूल, एनर्जी, लाइट, है ना। तो ये सब क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का रीजन होगा उसके माध्यम में जाने की क्रिया को आप डिफ्यूज़न के रूप में डिफाइन करते हैं। तो अब एटमॉस्फेयर में जो लाइट डिफ्यूज़ हो रही है उसका
कारण क्या है, वो डस्ट पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक, तो ये विकल्प हमारा ये करेक्ट होगा। अगर हम डिफ्यूज़न को एज अ साइंस के रूप में, फिनोमेना के रूप में देखें, तो इसके जैसे और एग्जांपल्स होते हैं कि जब आप परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उसकी स्मेल जो डिफ्यूज़ होती है एयर में, है ना, आपके नाकों में जाती है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। सिगरेट का स्मोक जो होता है, और जैसे ये हीट का कंडक्शन जो होता है, ये सब इसके संबंध में हम देखते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ए को चुनेंगे। आगे देखिए, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सनलाइट, उसमें निहित रंगों की संख्या कितनी है। तो एक सफ़ेद कलर की रोशनी आप अपने आंखों से देख पाते हैं। होता क्या है कि सनलाइट में आपके जो ये इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं ना, 7 विबग्योर जो आप पढ़ते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, तो कंबाइन होकर के जब ये आगे बढ़ते हैं, है ना, तो उसको आप व्हाइट लाइट के रूप में देखते हैं, और यही कलर आपको इंद्रधनुष में भी देखने को मिलते हैं। तो 7 की संख्या होती है। देखें इसमें कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से सबसे कम विचलित होता है। तो व्हाइट लाइट, जैसे एक कांच का ऐसा प्रिज्म, आप ये एक्सपेरिमेंट साइंस में आपने शायद देखा हो, इसको और डिटेल में देख लीजिएगा। सनलाइट मान लीजिए इधर से डालेंगे तो ये 7 डिफरेंट कलर्स वही जो उसमें है डिवाइड होता है। तो अब सबसे कम विचलित हो रहा है, यानी कि ये आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यही होता है। तो लाल रंग होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा कौन डेविएट होता है, तो वॉयलेट, है ना। तो इसमें ए को चुनेंगे। आगे देखिए, पहली बार भारत यूरोपीय संघ, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन आप देखते हैं, एक 27 देशों का समूह है ना यूरोप के, तो इनके मध्य सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ पर आयोजित किया गया। तो दोनों इंडिया और यूरोपियन यूनियन के मध्य सिक्योरिटी और डिफेंस कंसल्टेशंस के लिए ब्रसेल्स में, ये जून 2022 में आपका समिट हुआ। ब्रसेल्स कहाँ पे है, ये बेल्जियम, है ना। तो डी विकल्प को चुनेंगे। पहला एडिशन था इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको देखते चलिएगा। आगे देखिए, मेजबान हरियाणा कुल कितने पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता। तो 2021 का एडिशन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण पोस्टपोन किया गया था। तो अभी जून के मध्य जो है, जून 2022 में इसका आयोजन हुआ, खेलो यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में। तो 137 मेडल को जीता था हरियाणा, है ना, टॉप पे रहा था। 52 गोल्ड थे जिसमें। विकल्प हम बी को चुनेंगे। अब है कि इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक जीतने वाले जो टॉप के 3 राज्य थे, उनका सही अवरोही क्रम कौन सा। तो हरियाणा हमने देख लिया, सबसे टॉप पे था, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक थे। तो ए विकल्प जो है ये बनेगा हमारा। यहाँ पे थोड़ी डिटेल इसके बारे में, इसको पॉज करके आप देख लीजिए। आगे देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कुल कितने नए स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया था। तो अब इसमें 5 नए गेम शामिल किए गए थे, मलखंब, गटका, कलारीपट्टू, थांगटा और योगासन, है ना। तो ये नाम ध्यान रखिए, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अब देखिए, पदक तालिका इसकी एक बार रेफर कर लीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की। तो इसमें कहा जा रहा है कि 33 राज्यों ने, असल में यहाँ पे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 33 राज्य भारत में है नहीं कुल। ठीक, तो इसमें से क्या हुआ कि इन्होंने कम से कम 1 पदक जीता है, जबकि कितने राज्यों ने कम से कम 1 स्वर्ण पदक जो है हासिल किया है। तो गोल्ड मेडल पाने वाले राज्य थे जो कुल 28 हैं, है ना। एक बार ये सूची प्लीज जो है इसको रेफर कर लीजिए आप पूरी। आगे देखें, अजंता गुफा की खोज जो है कब की गई थी। तो जो बुद्धिस्ट केव्स आप देखते हैं, काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बाई एक्सीडेंट एक तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई थी 1819 के दौरान, है ना, महाराष्ट्र में। हिस्ट्री में थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, ये चीजें पूछी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित काल गुरली जो है किसके लिए विख्यात है। तो ये गोल्ड प्रोडक्शन के लिए जो है जाना जाता है स्थल। ए विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है। तो एक रेलवे लाइन है कनाडा देश में, इसको कैनेडियन पैसिफिक रेलवे बोलते हैं। कनेक्ट करता है ये मॉन्ट्रियल और वैंकूवर को। बी विकल्प जो है। आगे देखिए, विश्व का चीनी का कटोरा जो है किसे या किस देश को कहते हैं। तो एक मतलब अभी तो खैर पोजीशंस चेंज हो गई हैं। अभी से कुछ साल पहले तक में जो है प्रोडक्शन वाइज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करता था चीनी का। ये आप देखेंगे इधर साउथ और नॉर्थ अमेरिका के मध्य जो कैरेबियन रीजन है ना, जिसमें कैरेबियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे क्यूबा है, तो इसको कहते हैं।
आगे देखें कि इसमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो जब पोल्यूशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो पोल्यूटेंट्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या है कि ऐसे सोर्सेज जो पोल्यूशन के जो किसी डायरेक्ट सोर्स से है ना एमिट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने आग जलाई, ठीक, तो अब उसमें से क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिला तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ वो हो गया ना, तो प्राइमरी इसको कहेंगे। अब सेकेंडरी में क्या होता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट जितने होते हैं वही रिएक्ट करते हैं किससे, वाटर वेपर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो ये कंडीशन होती है उसको किसी सेकेंडरी पोल्यूटेंट के निर्माण करने के लिए, ठीक। तो अब इसमें हम दिए हुए विकल्पों में देखें तो जो स्मॉग की घटना होती है, जैसे दिल्ली वगैरह के क्षेत्र में आप दिवाली के बाद देखते हैं ना बहुत सारा धुंध हो जाती है, तो स्मॉग का उदाहरण है। स्मोक प्लस फॉग का एक तरीके से रूप होता है स्मॉग, है ना, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा ओजोन, है ना, फिर जैसे ये पैन आप पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ए विकल्प को चुनेंगे हम। आगे देखें, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है ये बताना है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख, है ना, कुछ और अन्य रॉक एडिक्ट्स, तो इससे कई सारी सूचनाएं आपको अलग अलग जगह से मिलती हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे जो कलिंग का युद्ध हुआ उसमें अशोक के जो ये जीवन को परिवर्तित करने का एक तरीके से काम किया इस युद्ध ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें जैसे मृत्यु वगैरह हुई, तो अशोक ने फिर यहाँ से बुद्धिज्म में अपने आप को जो है कन्वर्ट किया, ठीक। तो 13वां शिलालेख जो है इससे हमें कलिंग के युद्ध का विवरण मिलता है अशोक के संबंध में। ए विकल्प को चुनेंगे, है ना। इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लीजिए, ये सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। आगे है टॉलमी फिलाडेल्फस, है ना, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था। तो अशोकन पीरियड में देखेंगे ये एक रूलर था जिसके साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे। ये इजिप्ट का था, है ना, मिस्र। उसी संबंध में क्वेश्चन और अभी जो पिछला हमने देखा कि किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया, मिस्र, है ना, जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, अपर अफ्रीकन कंट्रीज है, इसके साथ इनके राजकीय संबंध थे। तो ये वही थे मौर्यन रूलर्स, विकल्प सी। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे इसमें से। तो जो सिखों के 10 कुल गुरु हुए, है ना, तो उसमें से जो गुरु गोविंद सिंह जी थे इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सिखिज्म के संबंध में, विकल्प डी। इसमें देखिए किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, इनको कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। तो एक प्रकार का ये है आपका पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जिला है वहाँ पे स्थित है प्रयाग प्रशस्ति। तो उससे सूचना मिलती है इनके बारे में, समुद्रगुप्त के जो सैन्य अभियान है इनके, और ये संस्कृत भाषा में जो है कंपाइल किया गया है हरिशेन के द्वारा। ये भी पूछा जाता है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक। और बी विकल्प को चुनेंगे। देखें, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ बात हो रही है जो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय है ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि 5 साल में जो है एक्सपायरेशन ऑफ पंचायत इलेक्शन कराए जाने होते हैं, ये प्रावधान है हमारे पार्ट 9 के अनुसार। परंतु जब ये पूछा जाए कि पंचायत का चुनाव कराता कौन है, तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बॉडी होती है। परंतु यहाँ पे चुनाव कब कराया जाएगा ये मतलब इनिशियली जो डिसीजन लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो डिस्टिंक्शन ध्यान रखें, विकल्प बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता यानी कि लॉ गिवर, लॉ मेकर कह लीजिए, माना जाता है। तो आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा, ठीक है। इसको मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। तो इसकी रचना की थी मनु के द्वारा की गई थी, ठीक। तो वैदिक हिस्ट्री आप जब एंशिएंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो मनु को ही कहा जाता है भारत का प्रथम विधि निर्माता। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखेंगे चाहमान डायनेस्टी के रूलर थे पृथ्वीराज तृतीय, है ना, इनको पॉपुलरली आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से। तराइन का जो युद्ध आप पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी वाले के साथ, ठीक है, तो उसके संबंध में ही आप इनको जानते होंगे। तो इन्हें कहा जाता था पृथ्वीराज तृतीय। सी विकल्प को चुनेंगे। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है इसमें से कौन थे। तो देखेंगे अरबियंस के द्वारा, है ना, तो इंडिया पे जो है मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट होता है सबसे पहले। ईयर भी याद रखिएगा, जैसे स्टार्टअप होता है ये
मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से, है ना, 711 AD के आसपास, ठीक। तो अरब जो है करेक्ट है। प्राचीन ऐतिहासिक एक पुस्तक काफ़ी पॉपुलर है, अक्सर पूछी जाती है, मुद्रा राक्षस। तो इसके लेखक बताना है, ये है विशाख दत्त। पॉलिटिकल ड्रामा एक तरीके से है ये मुद्रा राक्षस। आगे देखें, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो ये कई सारे आक्रमण जो करता है, आप इसको जानते हैं मोहम्मद गोरी को। तो उसी क्रम में यहाँ पे 1178 AD के टाइम पीरियड में सोलंकी डायनेस्टी से संबंधित है, गुजरात के रीजन में भीम द्वितीय, है ना, इन्होंने पराजित किया था। अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में देखिए, घरी या फिर इसको गृह कर, हाउस टैक्स कह लीजिए, लगाया जाता था। तो कौन सा दिल्ली का प्रथम सुल्तान हुआ जिसने ये लगाया? तो ये था आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी। एक रिलीजियस टैक्स भी हुआ मुगल डायनेस्टी में, जजिया, है ना। तो अकबर के टाइम पीरियड में इसको समाप्त किया गया था। बाद में फिर जो है जब औरंगजेब आता है तो इसने दोबारा लगा दिया था इसको, ठीक। तो बी करेक्ट हो जाएगा। असम में चाय की असम कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम टी कंपनी जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में 1839 में सबसे पहले जो है इंडिया में, चूँकि चाय यहाँ होती नहीं थी, इसको ला करके अब इसके प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया। तो ये वर्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सी विकल्प। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की बात जो है की गई है? तो ये हमें फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 जो है ये बताता है। विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है? तो अभी रिसेंटली नवंबर के महीने में 8 बिलियन का जो पॉपुलेशन का मार्क है, ये विश्व ने ओवरऑल पॉपुलेशन के संदर्भ में क्रॉस किया है। और रिसेंट प्रेडिक्शंस ये हैं कि 2023 वर्ष में ही जो है इंडिया की पॉपुलेशन लीडिंग हो जाएगी विश्व में सबसे ज़्यादा, चाइना को ओवरटेक करते हुए। तो लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो इस 8 बिलियन के अनुसार लगभग 17.9% जो है वो चाइना का हिस्सा है और 17.7 जो है ये इंडिया का हिस्सा है, ठीक। तो इसमें हम बी विकल्प को चुनेंगे। देखिए, एक एनर्जी और न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 सोर्सेज दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है। तो सार्डिन विकल्प ए में जो लिखा है, ये एक प्रकार की स्मॉल फिश होती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सोर्स है आपके बॉडी के लिए, है ना, ओमेगा 3 प्रोवाइड करने के लिए, इसको चुनेंगे। देखिए, कारगिल का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसी की युद्ध की समीक्षा करने के लिए क्या कारण हुए, है ना, इन सब के संबंध में कारगिल समीक्षा समिति भारत सरकार ने गठित की थी। तो वर्ष वही पूछ रहे हैं। तो एंड ऑफ जब वॉर होता है उसी के कुछ दिनों के बाद जुलाई 1999 में, है ना, इस कारगिल वॉर कमेटी जो है इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। इसमें कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो आप जो लिस्ट पढ़ते हैं 3 प्रकार की 7 शेड्यूल के अंदर, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट के भाग हैं यहाँ पे ऊपर के 3 विकल्प। पब्लिक ऑर्डर यानी कि स्टेट का जो पुलिस के संबंध में होता है ना, कि पुलिस का मेन काम ये है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, तो ये राज्य का विषय है, ठीक, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। डी विकल्प को चुनेंगे हम। इसमें से कौन सा एक हेल्पलाइन नंबर है? राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन नंबर, मतलब कि नेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन। बच्चों से संबंधित कोई समस्या है जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो नंबर क्या है इसमें से बताना है। तो बच्चों के संबंध में अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई समस्या है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1098 पे। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किसे माना जाता है भारतीय संविधान का संरक्षक? तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना, विकल्प बी करेक्ट होगा। आप जानते भी हैं कि जैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स और तमाम तरीके की जो रक्षा करने की बात है वो सब हमारे कोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो इस मामले में यहाँ पे संविधान के संरक्षक की संज्ञा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी गई है। किस वर्ष में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अधिनियमित किया गया? तो आप फंडामेंटल राइट जो भाग 3 में है वहाँ पे आर्टिकल 17 भी पढ़ते हैं, उसमें दिया गया है ना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले जो होता क्या था कि छुआछूत, जो निम्न जाति के लोग थे उसको उच्च जाति वाले हीन भावना से या टच भी नहीं करने देते थे आपको। तो इन सब चीज़ों को पहले तो प्रोहिबिट किया गया है फंडामेंटल राइट में, अनुच्छेद 17 में। और इसी के संबंध में मान लीजिए अगर फिर भी ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो व्हाट आर द पनिशमेंट्स, और इन सब का जो प्रोविजन है वो सब किया गया है ये अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 में।
भारतीय वायुसेना दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं भारत में 8 अक्टूबर को। और ये भी ध्यान रखिए 2022 में हमने कुल 90 वर्ष जो है इंडियन एयरफोर्स के कंप्लीट किए हैं। सी विकल्प करेक्ट होगा। किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी है ना, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, इसको कहते हैं हैंसेन्स डिजीज। डी विकल्प को चुनेंगे। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आप देख लें प्लीज। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।